Hello everyone, welcome back to this channel. I'm Diksha. So as you know that we are doing our chapter India's external relation. In this video we are going to discuss about Tibetan issue or we are going to discuss about China. In the previous video let us take an overview of the previous video or recap of the video. So there I told you about external relations, that what are external relations and why they are important. Apart from this we discussed about the international context of external relation. Then we discussed फ्रॉम इंडियाज़ पर्सपेक्टिव, हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था, जिसमें हमने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को डिस्कस किया था और जो एक्सटर्नल रिलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस हिस्से का, कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से का पार्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. देयर वी डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकल नंबर 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट लेज डाउन अंडर DPSP, that is Directive Principle of State Policy. This is what we discussed. देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेहरूज़ रोल, कि नेहरू जी का क्या रोल था इस पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में. फिर हमने बात की थी कि हमने डिस्टेंस मेंटेन किया दोनों ही कैंप से, दैट इज़ USA एंड USSR. इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है. देन वी टॉक्ड अबाउट इंडिया एंड चाइनाज़ रिलेशन, जहाँ पर हमने इंडिया और चाइना के पंचशील एग्रीमेंट के बारे में बात की थी. और यहाँ पर हमने इंटरनेशनल रिलेशन में जो अप्रोच यूज़ होती है, जैसे रियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक, उसके बारे में हमने बात की थी. एंड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो कि USA और USSR को फॉलो करती हैं, या किस तरह की एक कंडीशन होती थी न्यूली बॉर्न कंट्रीज़ के सामने, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. फिर हमने डिस्कस किया था एफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में, कि अफ्रीकन्स और एशियंस की यूनिटी क्यों ज़रूरी है, डीकोलोनाइजेशन में दोनों का कितना हिस्सा था, कितनी साझेदारी थी, वो सब चीज़ें हमने यहाँ तक डिस्कस की हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस वी डिस्कस्ड अबाउट दिस पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना, कि हमारे जो रिलेशन थे चाइना के साथ पाकिस्तान से बिल्कुल अपोजिट, या हम कहेंगे कि अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का रिलेशन कैसा भी हो, कुछ भी हो, किसी के भी साथ, चाहे चाइना के साथ चाहे इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया और चाइना के जो रिलेशन हैं वो काफ़ी फ्रेंडली नोट पर स्टार्ट हुए थे. ये हमने डिस्कस किया. फिर बीच में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई और प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, तो उसी के हमें कोर को समझना है. आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ी, या रूट कोज क्या है किसी भी प्रॉब्लम का. जब हम एक तरफ कह रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई, हम 5 प्रिंसिपल्स जो कि पंचशील एग्रीमेंट के अंडर आते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में हम वो सब भी साइन कर चुके हैं, बट स्टिल हम यहाँ पर परेशानी झेल रहे हैं, या हम दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, इंडिया और चाइना के बीच में. यहाँ पर अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस कि पंचशील एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड चाइनीज़ प्रीमियर जो इनलई के बीच में साइन हुआ था, एंड द डेट वाज 29th of April 1954. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 1 मार्क. 1 मार्क में पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, देन आपकी टाइमलाइंस में पूछा जा सकता है. सो दैट इज़ वाई यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. और अगर कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी क्रोनोलॉजी के लिए, क्रोनोलॉजी बनाने के लिए, स्टोरी को समझने के लिए आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. तो हम स्टोरी यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पंचशील एग्रीमेंट हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था. अगर हम चाइना की बात करें तो आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो कि इंडिया और चाइना का जो इनिशियल फेज़ है वो ऑलमोस्ट एक ही साथ शुरू हुआ था. एक ही साथ शुरू होने का मतलब है कि इंडिया और चाइना दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही टाइम पीरियड पर अपनी एग्जिस्टेंस दिखाते हैं पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि इंडिया उस समय आज़ाद हुआ है और जो चाइना है यहाँ पर कम्युनिस्ट चाइना बन गया है. क्लियर. तो दैट वाज व्हाट वी डिस्कस्ड. अगर हम समझें तो यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है 1950s के अराउंड. क्लियर. और मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें या प्रिसाइजली हम बात करें तो 1950 में तिब्बत एक इंडिपेंडेंट एरिया है, एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है. यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप में, दिस इज़ तिब्बत, दिस इज़ चाइना एंड दिस इज़ आर इंडिया, राइट. तो यहाँ पर जब तिब्बत एक बहुत ही इंडिपेंडेंट टेरिटरी है तो यहाँ पर कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं तिब्बत के बारे में. तिब्बत एक बुद्धिस्ट कंट्री है जहाँ पर हम देखते हैं एक पोस्ट होती है दलाई लामा नाम से. दलाई लामा इज़ द नेम ऑफ अ पोस्ट.
इन तिब्बत। तो तिब्बत में जो दलाई लामा है इनके 2 टास्क हुआ करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेंटर भी इन्हीं, मतलब दिस दलाई लामा इज़ द पावर सेंटर ऑफ तिब्बत। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी यहीं पर इन्हीं के हाथ में है और रिलीजियस पावर भी इन्हीं के हाथ में। ही इज़ अ काइंड ऑफ रिलीजियस गुरु जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी साइमल्टेनियसली देखते हैं या पैरेलली देखते हैं। अब स्टोरी यहाँ से बिगिन होती है कि जो तिब्बत है इस पर अटैक कर दिया जाता है बाय चाइना इन 1950। 1950 में चाइना इस पर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि तिब्बत के जो दलाई लामा हैं उस समय वो एक 16-17 साल के बच्चे हैं, राइट। 16-17 साल उनकी एज है जो उस टाइम के दलाई लामा हैं। तो जो दलाई लामा है ये बेसिकली यहाँ पर क्योंकि एज फैक्टर है तो एज की वजह से आप कह सकते हैं कि मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये बहुत ईजिली उनके अंडर आ जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं बहुत इजीली। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो यहाँ पर इन पर सुपरसीड कर लेती है इनको, या इनके ऊपर ओवरलैप कर लेती है इनकी पावर को। सारे पावर सेंटर्स इनके अंडर चले जाते हैं चाइना के अंडर। लेकिन तिब्बत, बहुत बार हमने ऐसा देखा है हिस्ट्री में कि तिब्बत जो है वो कभी क्लेम करता है कि वी आर इंडिपेंडेंट और कभी कहता है कि वी आर पार्ट ऑफ चाइना। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं। तो उनमें से कुछ फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन हमें क्यों सुनने को मिलती है। तो जो दलाई लामा है ये बेसिकली क्योंकि 16-17 साल का एक बच्चा है तो ये इजीली चाइनीज़ प्रीमियर जो हैं वो इनको कंट्रोल कर लेते हैं। इनका पूरा पावर सेंटर उनके कंट्रोल में आ जाता है, चाइना के कंट्रोल में। देन बेसिकली क्या होता है कि 1954 तक चीज़ें ठीक है क्योंकि हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया है। इसी इवेंट के बाद क्योंकि इन्होंने तिब्बत को इनेक्स कर लिया था, तो तिब्बत के बाद यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था रियलिस्टिक अप्रोच एंड आइडियलिस्टिक अप्रोच। तो आइडियलिस्टिक अप्रोच है जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई। इट मीन्स वॉट? इट मीन्स अगर हम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं तो रिवर्ट में भी हमें कुछ, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से हमें पहल नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जो रियलिस्टिक अप्रोच के हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी डिस्कस्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो चाइना है उनको एक खतरा, एक थ्रेट दिख रहा है चाइना से। और चाइना के बारे में वो बोलते हैं कि जैसे जो चाइना है उसकी बेसिकली पाम एंड 5 फिंगर थ्योरी है। पाम एंड 5 फिंगर थ्योरी है। पाम एंड 5 फिंगर के चलते ये पूरे एरिया को एनेक्स करना चाहते हैं। दिस वाज द रियलिस्टिक अप्रोच, और वी कैन से कि सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया को उन्होंने बताया। तो पाम क्या है? पाम बेसिकली ये है जो हमारी मुट्ठी होती है, फीस्ट होती है, तो उसका जो हथेली वाला हिस्सा होता है उसमें इन्होंने बोला कि दिस इज तिब्बत इज पाम, ये पाम है। और 5 फिंगर्स कौन सी होंगी? ये वाली, ये जो होगा ये 5 फिंगर्स होंगी। तो दिस इज व्हाट ही सेड कि यहाँ पर जो इंडिया का एरिया है ये वाला नॉर्थ वाला एरिया है, देन नेपाल, देन सिक्किम, देन भूटान एंड देन नेपाल, राइट। तो इन सब पर अटैक किया जा सकता है या फिर इन सब को कंट्रोल करने की यहाँ पर हमें एक थ्रेट दिखता है, राइट। तो दैट वाज द रियलिस्टिक अप्रोच। उसी के चलते हमने पंचशील एग्रीमेंट पहले ही साइन कर लिया कि ठीक है अगर हमें थ्रेट है भी तो हम आइडियलिस्टिक अप्रोच के तहत चलते हैं और हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको हम बोलेंगे पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील में बेसिकली क्या है? एज आई टोल्ड, पंच मीन्स 5 एंड शील मीन्स प्रिंसिपल्स। तो हम इस खतरे से या इस खतरे को हम टाल सकते हैं, तो हम पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। बेसिकली जो 5 प्रिंसिपल है वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट आई एम टेलिंग यू हियर। जैसे पंचशील एग्रीमेंट में 5 चीज़ें हैं कि विल रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि जो चाइना है वो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखेगा। विल नॉट इंटरवीन इन मैटर ऑफ इंटरनल अफेयर्स, दोनों ही कंट्री एक दूसरे के मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगी। जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं वो अपने अपने, क्योंकि सॉवरेन कंट्रीज़ हैं तो अपने अपने मुद्दों को खुद देखेंगे। आफ्टर दिस विल सपोर्ट ईच अदर ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। दिस इज़ व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जहाँ पर भी एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होगी वहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। एंड विल नॉट स्पीक ऑन एक्सटर्नल मैटर्स, जितने भी एक्सटर्नल मैटर है, फॉर इंस्टेंस कि चाइना की पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो वी आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग टू चाइना और टू पाकिस्तान कि आप इनके साथ रिलेशन क्यों मेंटेन कर रहे हैं या कुछ इस तरीके का हम वहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो दैट वाज देयर एज पर दिस एग्रीमेंट। उसके अलावा इन्होंने बोला कि हम मेंटेन करेंगे पीसफुल रिलेशन या फिर पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद वन अनदर।
इसी के चलते हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लेकर आ रहे हैं। क्लियर? सो दैट वाज रियलिस्टिक अप्रोच। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब ये रियलिस्टिक अप्रोच चल रही है तो ये 1954 की कहानी है। 1954 में ये रियलिस्टिक अप्रोच इन्होंने ला दी। पंचशील एग्रीमेंट साइन हो गया। पंचशील एग्रीमेंट साइन होने के 2 साल बाद ही, महज 2 साल बाद ही, दलाई लामा, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो रिलेशन था चाइना के साथ वो एक गुड नोट पर शुरू हुआ था और दोनों कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर हैं वो एक दूसरे की कंट्री में विजिट करते रहते हैं। क्लियर? फ्रेंडशिप दिखाने के लिए या फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए, अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए। देन यहाँ पर जो स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, वो भी अकम्पनी करते हैं चाइनीज़ प्रीमियर को जब वो इंडिया आते हैं। तो मतलब दोनों, दलाई लामा और चाइनीज़ प्रीमियर दोनों एक साथ आते हैं ऑफिशियल विजिट पर 1956 में। 2 साल बाद 1956 में जब दलाई लामा विजिट करते हैं तो ऑब्वियस है कि अब देखो 5 से 6 साल बाद की ये कहानी हो गई ना। 1950 में तिब्बत को एनेक्स किया गया और 1956 में यहाँ पर क्या किया गया, इनकी विजिट आई। तो उसके एज में भी चेंज आएगा। जब वो 16-17 साल का एक इंसान है तो उसके बाद उसके 6 साल का ईयर का गैप भी आएगा। राइट? सो दैट वॉज देयर। देन व्हाट हैपेंड कि यहाँ पर जो चाइनीज़ प्रीमियर के साथ दलाई लामा आए हैं, वो दलाई लामा नेहरू को इन्फॉर्म करते हैं कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी कि चाइना क्लेम करता है। क्योंकि जब यहाँ पर चाइना से इंडिया की तरफ से बात की गई तिब्बत के इशू पर, तो चाइना ने बोला कि हमने तिब्बत को काफ़ी लिबर्टी दी हुई है और जो तिब्बत है वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह काम करता है। दो इट इज़ आर इंटीग्रल पार्ट, बट अगेन हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमने उनको काफ़ी लिबर्टी दी हुई है। लेकिन यहाँ पर दलाई लामा उनको इन्फॉर्म करते हैं कि चाइना जो है वो तिब्बत के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन करता है और जो तिब्बतन पब्लिक है वो कहीं ना कहीं थ्रेट में है और डर में है, परेशानी है उनको चाइनीज़ की वजह से। राइट? दिस इज़ टोल्ड बाय दलाई लामा, स्पिरिचुअल लीडर, टू इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर नेहरू। राइट? तो नेहरू को ये बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें हो रही हैं कि तिब्बत में, चलो ठीक है, तो तिब्बत में अगर इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं आप रिबेल कर रहे हैं, आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कभी रेफरेंडम की बात आती है या कभी वोटिंग की बात आती है तो हम बार बार सुनते हैं कि तिब्बत कभी कहता है कि वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, कभी कहता है कि चाइना हमें ज़बरदस्ती अपना हिस्सा बना रहा है। तो ये कहानी क्या है? तो इसके ऊपर बताया गया कि ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब हम तिब्बत की बात करते हैं तो तिब्बत में, क्योंकि दलाई लामा जो हैं वो काफ़ी लेस एज है उनकी, उसके बाद जो कम्युनिस्ट चाइना है इसने एक आइडियोलॉजी अपनाई हुई है। क्योंकि इनको एनेक्स करना था तिब्बत, तो इनको पता है कि तिब्बत एक प्लेट्यू है। राइट? सेंट्रल एशियन रीजन में लाए करता है एक प्लेट्यू, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और एरिया बहुत बड़ा है, एज वी कैन सी इन मैप इटसेल्फ। तो हम मैप में ही देख पा रहे हैं कि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो चाइनीज़ यहाँ पर क्या करते हैं, पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी लेकर आते हैं एक्चुअली, कि जो ये हमारे बॉर्डर्स हैं ना, इसको हम चाइना के पब्लिक के लिए खोल देते हैं। यू जस्ट गो एंड मूव टू तिब्बत। अब यहाँ पर इनके जो लोग हैं इनके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से माइग्रेट कर जाएं तिब्बत में और तिब्बत में जाकर अपना डेरा जमा सकते हैं या अपना घर बना सकते हैं और आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। बॉर्डर्स आर ओपन फॉर देम। अब इससे होगा क्या, ये इसमें स्ट्रेटजी क्या थी? इसमें स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके की है कि जब ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है और यहाँ से लोग यहाँ पर आकर रहेंगे तो ऑब्वियस है कि उनको परेशानी तो कोई नहीं आएगी। प्लस जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनको कहीं ना कहीं ये अच्छा वो मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कि वो क्या कर सकते हैं। चाइना के जब लोग यहाँ पर होंगे और अगर कल को यूएन डेमोग्राफी कराता है, यूएन जब अगर कल को वोटिंग कराता है तो क्या होगा कि चाइना के फेवर में लोग बोलेंगे, क्योंकि चाइनीज़ पीपल हैं यहाँ पर। तो चाइनीज़ पीपल किसके फेवर में बोलेंगे? अपनी गवर्नमेंट के फेवर में बोलेंगे कि येस वी आर विद चाइना और हम चाइना के ही हिस्सा बने रहना चाहते हैं। क्लियर? अब जितने ज़्यादा चाइनीज़ पॉपुलेशन यहाँ पर होगी उतने ज़्यादा विन विन सिचुएशन होगी चाइना के लिए। सो दैट वॉज दी स्ट्रेटजी, एक्चुअल स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। तो इसीलिए वो डिस्प्लेस कर रहे हैं या डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं तिब्बतन एरिया की। तिब्बतन एरिया में डेमोग्राफी कैसे चेंज की गई कि चाइनीज़ लोगों को तिब्बत भेज दिया गया।
अब इस वजह से ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब तिब्बत ये कहता है कि हम चाइना का हिस्सा रहना चाहते हैं, इट मीन्स कि जो ज़्यादा मेजॉरिटी है, हो सकता है वो आवाज़ चाइना के माइग्रेटेड लोगों की हो। और जब तिब्बत कहता है, इससे पहले तिब्बत कहता रहा है कि हम चाइना का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, हमें ज़बरदस्ती एनेक्स किया गया है। सो दैट वॉज दी स्टोरी हियर। देन यहाँ पर क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, दलाई लामा बताते हैं चाइना के प्रीमियर के साथ, जब वो इंडिया आ रहे हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री को बताते हैं उस समय कि किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो रही है। सो बेसिकली 1958 में फाइनली हमें देखने को मिलता है। देखिए 1954 में पंचशील एग्रीमेंट, 1956 में विजिट हुई, दलाई लामा ने बताया, 1958 फिर से 2 साल बाद, 2 साल के डिफरेंस पे इवेंट्स हो रही हैं। फिर से 2 साल बाद जो तिब्बतन एरिया है, इसमें काफ़ी सारे लोग रिबेल करते हैं, आर्म्ड अपराइजिंग होती है कहाँ पर, तिब्बत में, कि हमें चाइना के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट वो आवाज़ उठाते हैं। और लेकिन इस आवाज़ को सप्रेस कर दिया जाता है बाय चाइनीज़ फोर्सेस। जो चाइनीज़ फोर्सेस हैं वो इस आवाज़ को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, और दबाने के बाद सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। ऑब्वियस है कि दबाएंगे तो वो ये तो बोलेंगे कि आप हमारे खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, या उनके लिए जो लिविंग कंडीशंस हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहेंगी या वर्स्ट हो जाएंगी। सो दैट वाज देयर। अब दलाई लामा क्या करते हैं, दलाई लामा तिब्बत से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और इंडिया में एंटर कर जाते हैं। क्लियर। तिब्बत से जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे और इंडिया में आ जाएंगे तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर असाइलम मांगते हैं। तो उनको असाइलम इंडिया की तरफ से दे भी दिया जाता है। असाइलम मतलब होता है शरण। तो वो शरणार्थी की तरह आते हैं और शरण के लिए प्ली करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको बोलती है कि ठीक है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वी आर गिविंग यू असाइलम एंड यू कैन स्टे इन आवर कंट्री। और उनको असाइलम की जैसे ही ग्रांट मिलती है वो इंडिया में रहना शुरू कर देते हैं। अब देखो, ग्रांट मिल गई, दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ चाइना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम पंचशील एग्रीमेंट, जो कि हमने 1954 में साइन किया था, उस पंचशील एग्रीमेंट को हम ब्रीच कर रहे हैं, उस प्रोटोकॉल को हम ब्रीच कर रहे हैं, दैट वी विल नॉट इंटरवीन इन इंटरनल अफेयर्स। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने तो इंटरवीन कर दिया। कोई वहाँ से, क्योंकि चाइना के लिए तो वो एक भागा हुआ व्यक्ति है, सिविलियन है, और आप उसको असाइलम दे रहे हो, उसको शरण दे रहे हो, तो ऑब्वियस है कि यू आर ब्रीचिंग दोज प्रिंसिपल्स। सो दैट इज what actually happened. सो यहीं से हमें देखने को मिलता है इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंसेस, क्योंकि चाइना यहाँ पर सीधे सीधे बोलता है कि पंचशील एग्रीमेंट प्रेजेंट भी आपने किया, साइन भी आपने कराया, एंड नाउ यू आर ब्रीचिंग दोज प्रोटोकॉल, सो इट मीन्स यू आर एट फॉल्ट। तो ऑब्वियस है कि आप हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप चाइना के साथ लॉयल्टी नहीं दिखा रहे हैं, उस प्रिंसिपल के साथ लॉयल्टी नहीं दिखा रहे हैं। सो दैट वॉज द रूट कोज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस बने, वो यही वो रूट कोज है कि आप इंटीग्रल पार्ट, चाइना अपने आप को कभी बता रहा है, कभी नहीं बता रहा है। लेकिन अगर कोई हमसे असाइलम मांग रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, तो बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस इंडियन कंट्री और बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम किसी को भी असाइलम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तो एटलीस्ट दे सकते हैं। सो दैट वॉज देयर। सो बेसिकली यहाँ पर यही प्रॉब्लम आती है, और तिब्बतन्स को लगता है कि हमारे कल्चर के साथ, हमारी लैंग्वेज के साथ, हमारे जितने भी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे जो हमारी विरासत है, उन सब के साथ यहाँ पर बहुत बुरा हो रहा है अंडर दी डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दिस इज़ वॉट बीइंग क्लेम्ड बाय तिब्बत। तो ये तिब्बत की कहानी थी, जो तिब्बत ने बोला, तिब्बत ने क्लेम किया। लेकिन यहाँ पर इंडिया भी, अब ठीक है, प्रिंसिपल ब्रीच हो गया, जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल अफेयर्स जो भी आप कहें, उसमें इंटरवीन हमने किया, हमने ब्रीच किया। बट अगेन, अब किसी को वादा कर दिया तो कर दिया, किसी को असाइलम दे दी तो दे दी, हम ह्यूमैनिटी के लिए खड़े हैं। दिस वॉज दी पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो यहीं से हमें मिलता है, हम यहीं से हमें पता चलता है कि जो चीज़ें हैं वो गलत होती जा रही हैं। तो अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि 1958 में हम उनको असाइलम दे देते हैं। असाइलम देने के बाद कहानी यहीं नहीं रुकती है कि हमने सिर्फ उनको असाइलम दे दिया। दलाई लामा के जो फॉलोवर्स हैं ना, वो भी इंडिया में आकर रिसाइड करना शुरू कर देते हैं। और कौन सा स्टेट है वो? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, तो धर्मशाला में ये बेसिकली आकर और रिसाइड करना शुरू कर देते हैं दलाई लामा।
दलाई लामा आ रहे हैं तब तक ठीक है, बट अब दलाई लामा के जो फॉलोवर्स हैं वो भी धर्मशाला में आकर रुकना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो हमारे धर्मशाला नाम की जगह है इन हिमाचल प्रदेश, इसको हम बोलते हैं मिनी तिब्बत। तो मिनी तिब्बत इसका नाम इसीलिए है क्योंकि मोस्टली जो तिब्बतन रिफ्यूजीज़ हैं वो यहीं आकर रही हैं। क्लियर? रिफ्यूजी मतलब बेसिकली कि जो वहाँ से प्रताड़ित हैं और उनको अपने देश से निकलने के लिए या तो फोर्स किया गया है या वो परेशान होकर खुद माइग्रेट हो रहे हैं, उसको हम रिफ्यूजी बोलते हैं। तो वो लोग यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देते हैं। सो दैट वॉज द प्रॉब्लम। यहाँ पर चाइना और इंडिया के रिलेशन ख़राब होते चले जाते हैं क्योंकि चाइना को लगता है कि हम अननेसेसरी उनके इंटरनल मैटर में इंटरवीन कर रही हैं। तो जो हमारा स्लोगन था हिंदी चीनी भाई भाई, अब वो बन जाता है हिंदी चीनी भाई भाई जो था अब वो बन जाता है हिंदी चीनी बाय बाय। क्लियर? तो हिंदी चीनी बाय बाय ये निकल कर आता है। और आपकी एनसीईआरटी में कार्टून भी गिवन है इससे रिलेटेड, हिंदी चीनी बाय बाय, और नीचे अमूल अटैक दिस इंस्टेड, जो ये वाला है इसको आप समझ सकते हैं। अब दिस वॉज द ओनली रूट कोज बिहाइंड द वॉर ऑफ 1962। 1962 में जो इंडो सीनो वॉर हुआ था, इंडो और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था, उसका रूट कोज यही है। क्लियर? क्योंकि चाइना को अगेन वही लग रहा है कि आप हमारे मैटर्स में इंटरवीन कर रहे हैं। तिब्बत कहीं ना कहीं अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशंस को बचाने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया अपने शरणार्थियों को शरण दे रहा है, या फिर जो इंडिया की पॉलिसी है, जो आइडियोलॉजी है, उस पर वो वर्क कर रहा है। सो दैट वॉज देयर। क्लियर? सो इन दिस वीडियो we discussed about Tibetan issue. In the next video we are going to discuss about the Chinese invasion of 1962. 1962 का जो चाइनीज इन्वेजन है हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? सो दैट वाज द रीज़न। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।